तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। किसी भी गैंगस्टर या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या गैंग को खत्म करने के लिए जब पुलिस कोशिश करती है तो उसका सबसे बड़ा जरिया होता है मुखबिर, क्योंकि पुलिस का दायरा इतना बड़ा नहीं है कि वो हर एक चीज़ की जानकारी रखे। तो अगर उसके पास सोर्सेज हैं, इन्फॉर्मर है, मुखबिर है, तो काम आसान होता है। और हमेशा पुलिस की ये कोशिश होती है कि अगर किसी इलाके में एक से ज़्यादा गैंग है तो उन गैंग के एक दो कमज़ोर कड़ी को पकड़े। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था धोनी की, कमज़ोर और ताकत, तो पुलिस भी यही करती है। तो किसी गैंग के अंदर सेंध लगाती है, अपने मुखबिर बनाती है और फिर उसके ज़रिए उस गैंग को कमज़ोर करती है, उस गैंग पे अटैक करती है। आज की कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जो एक ज़माने में पुलिस का मुखबिर था और पुलिस की मुखबिरी करते करते वो पुलिस के सारे दावपेच समझ गया था। उसे मालूम था पुलिस कैसे काम करती है, कैसे एक्शन लेती है, कैसे मुजरिमों को पकड़ती है। यहाँ देखिए कि क्या फ़ायदा होता है कि एक तरफ वो मुखबिरी कर रहा है और दूसरी तरफ वो दावपेच भी सीख रहा है, और उसके बाद वो फिर जुर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाल के वक्त के सबसे बड़े गैंगस्टर डॉन राहुल भट्टा की है। असल में एक दिल्ली से करीब, जहाँ पे करीब आप मान के चलिए कि 70-75 किलोमीटर की दूरी पर एक बागपत इलाका है। आपको पता होगा, बागपत फेमस जगह है। उसी बागपत इलाके में एक गांव है जिसका नाम है खट्टा प्रहलादपुर। तो गांव का नाम खट्टा है और उसने, राहुल ने अपना नाम के साथ उस खट्टे को जोड़ लिया। तो राहुल खट्टा गांव में पैदा हुआ, एक आम परिवार में, दो भाई, उनमें ये छोटा। लेकिन बचपन से ही थोड़ी सी बुरी आदतें थी। कहते हैं कि शुरू में साइकिल चुराना, मंदिर में जाकर चप्पल चुराना, प्रसाद चुराना, ये चीज़ों में कई बार पिटा भी। फिर धीरे धीरे इसने बाइक चुरानी शुरू कर दी, तो एक बार पुलिस ने पकड़ लिया। फिर जेल गया, जेल से वापस आया, अब पुलिस के साथ ही मुखबिरी करने लगा। और उस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में, आपको पता है गैंग का एक शुरू से बोलबाला रहा है। बहुत सारे यहाँ पे गैंग पनपे हैं, पले बढ़े हैं, और उन्हीं के बीच में अब राहुल खट्टा रहने लगा। और धीरे धीरे फिर चूँकि अब जेल गया तो पुलिस के साथ केस, कोर्ट कचहरी, हवालात, तो पुलिस के लिए मुखबिरी करने लगा। शुरू में वो लोनी गाज़ियाबाद के करीब है, वहाँ के पुलिस के लिए मुखबिरी करने लगा, फिर बाकी थानों में मुखबिरी करने लगा। फिर मुखबिरी के ज़रिए धीरे धीरे बड़े अफसरों तक उसकी पहुँच हुई और वो उनसे मिलने जुलने लगा। इसी सब के दौरान उसे पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी हुई। अब उसने कहा कि क्यों ना अपनी दुकान खोली जाए जुर्म की। उसने कुछ लड़कों को अपने साथ मिलाया और एक गैंग बनाया। और इस गैंग को बनाने के बाद अब उसने लूटपाट शुरू कर दी। पहले बाइक चोरी से शुरू की थी, फिर उसने लूटपाट शुरू कर दी, रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया तमंचे के ऊपर, फिर किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका सारा काम बढ़ता रहा। इस दौरान में इसके गांव के जो एक एक्स प्रधान थे, उससे दुश्मनी थी इसके परिवार की। उसने उस प्रधान को गोली मारी और 5 गोली मारी। प्रधान की मौत हो गई। यहाँ से राहुल खट्टा का नाम और ज़्यादा बड़ा होने लगा। फिर इसने कुछ और ऐसे क्राइम किए और अपने दुश्मनों को एक एक कर ये जब कत्ल करता तो उन सबको 5-5 गोली मारता। तो शुरू के 4-5 कत्ल के बाद अब ये फेमस हो गया। जब भी रिपोर्ट आती पोस्टमार्टम पुलिस तो कहती है कि 5 गोली लगी थी। तो अब ये हो गया कि राहुल खट्टा 5 गोली मारने वाला। और ये बात जब राहुल खट्टा के कानों तक पहुंची तो उसे भी लगा कि चलो ये हमारा एक स्टाइल डेवलप हो गया। तो अब जितने भी दुश्मनों को मारता उनको 5 ही गोली मारता गिनकर। फिर एक दौर ऐसा आया कि उसको अपने नाम से बड़ा प्यार था। कहते हैं शुरू में उसने अपने गैंग में जितने लड़के रखे, पहले उनको रखने से पहले उनका नाम पूछता था, और जिनका नाम राहुल होता था उनको सबसे पहले रखता था। हालांकि इतने ज़्यादा तादाद में उस इलाके में राहुल नहीं मिले, इसलिए बाकी नाम के लोगों को भी रखा, लेकिन राहुल नाम से उसे प्यार था और राहुल नाम के लोगों को रखना चाहता था। उसके शिकार सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन थे, ईंट के भट्टे के मालिक, ठेकेदार, बड़े बड़े व्यापारी। और दूसरा, उसको कैश से, नकद पैसे से ख़ास प्यार था। तो जहाँ भी उसे पता चलता है कि इनके पास नकदी है, कैश है, 10, 20, 30 लाख, वो वहाँ पहुँच जाता। नीली गाड़ियों में बैठकर वारदात करता, लग्जरी कार में किडनैपिंग करता। कहते हैं कि इसने कई किडनैपिंग तो ऐसी की जिसमें पुलिस को भनक तक नहीं मिली और 3 से 5-5 करोड़ रुपए तक वसूले बड़े बड़े व्यापारियों से। कई ठेकेदारों को इसने उठाया और इसके बाद अब इसकी बाकी गैंग से भी दुश्मनी होने लगी। तब तक, उस वक्त तक, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गैंग हुआ करता था उसमें ये प्रोफेशनलिज्म नाम की बहुत चीज़ नहीं थी शुरुआत में। लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि राहुल जब आया जुर्म की दुनिया में
तब उसने इन चीज़ों की शुरुआत की। इतना ही नहीं, 90 के बाद जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उसके बाद गैंग और क्रिमिनल और क्राइम की दुनिया में भी ये भेदभाव हिंदू मुस्लिम होने लगा। एक मुकीम काला हुआ करता था इसी एरिया का, बहुत बड़ा बदमाश, जिसकी अभी कुछ वक्त पहले जेल के अंदर उसका कत्ल हो गया। तो कहते हैं कि उस वक्त जितने भी क्राइम इस इलाके में होते थे मुकीम काला के नाम पे दर्ज होते थे। पर पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि नहीं, इसमें राहुल खट्टा का भी हाथ है। तो अब गैंग वॉर सिर्फ जुर्म की दुनिया में गैंग और पैसे तक नहीं रहा, बल्कि हिंदू मुस्लिम को भी लेकर उसमें गैंग वॉर होने लगा कि ये मुकीम का गैंग है या राहुल खट्टा का गैंग है, और आपस में एक दूसरे से लोग लड़ते थे। ये तो रिलीजियस इशू भी एक तरह का ये हो गया था। धीरे धीरे राहुल खट्टा के आतंक कितना बढ़ गया, सारे व्यापारी और ये तमाम लोग, अब सरकार तक भी बात पहुंची। 2.5 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर रखा गया। 2.5 लाख का इनामी बदमाश बनने के बाद वो और ज़्यादा उसका नाम होने लगा। और राहुल खट्टा चाहता था कि वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो सबसे बड़ा डॉन बने। इससे पहले के इतिहास में जितने भी डॉन थे वो सारे डॉन जो हैं उसके छोटे हों, उससे नीचे हों, और इसीलिए उसने जुर्म की दुनिया में बड़े बड़े हाथ मारने की कोशिश की, और हमेशा ये कोशिश की कि पुलिस वालों पे भी हमला करो, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर पुलिस वालों पे हमला करेगा तो शायद उसका नाम ज़्यादा होगा, उसके इनाम भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और यही वजह है कि राहुल खट्टा वो गैंगस्टर था जिसने पुलिस वालों पे भी हमला करना शुरू किया। अब जब उसका आतंक बहुत बढ़ने लगा तो पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर आ गया कि राहुल खट्टा का कुछ हिसाब किताब किया जाए। कई बार दबिश डाली गई, सूचनाएं मिली, लेकिन ये एक सरधना इलाका है जहाँ पे ये इसने अपना पूरा एक अड्डा बना रखा था। उस इलाके से ये पूरा वाकिफ था अच्छी तरीके से, मुजफ्फरनगर के करीब। तो वहाँ पे पुलिस किस रास्ते से आएगी, किस रास्ते से जाएगी, उससे ज़्यादा रास्ते इसे पता थे, तो ये हमेशा निकल जाता था। बाद में फिर इसने सहारनपुर के करीब अपना ठिकाना बनाना शुरू किया। अब पुलिस कई बार उसको दबोचने के लिए गई, लेकिन वक्त से पहले उसे खबर मिल जाती इस पुलिस ऑपरेशन का, वो भाग जाता। जब बाद में इंक्वायरी हुई तो पता चला कि चूंकि खुद मुखबिर था पुलिस का, तो इसने एक और काम किया। अब इसने पुलिस वालों को अपना मुखबिर बना लिया था, और कई पुलिस वाले इसके लिए मुखबिरी करते थे। जब भी इसके खिलाफ कोई ऑपरेशन या एनकाउंटर की टीम निकलती या पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए, उससे पहले राहुल खट्टा को खबर मिल जाती और वो खुद खबर पुलिस वाले देते। और यही वजह है कि कई साल तक पुलिस उसके पीछे पड़ी रही और वो बाल बाल बच जाता और निकल जाता वक्त से पहले। पुलिस भी परेशान कि ऐसा क्यों है। बाद में पता चला कि पुलिस के अंदर ही उसके मुखबिर है, यानी जो काम पहले वो पुलिस के लिए करता था पुलिस वाले उसके लिए करने लगे। अब यहाँ से पुलिस के लिए कि मुखबिर कौन है ये पता लगाना कहाँ कहाँ पे बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इधर वारदात, क्राइम बढ़ता जा रहा है, अब क्या करें। उसके ऊपर पूरी स्टडी की गई, केस स्टडी। तो पता चला कि अगर राहुल खट्टा के कान तक ये बात पहुँच जाए कि फलाने आदमी के पास कैश है इस वक्त और उसको उसका एरिया है पूरा रेंज, तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा उसे लूटने के लिए। अब ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पे पुलिस ने दाव खेला। उसने कहा राहुल खट्टा को फांसने का एक तरीका है, और ये दाव इस तरीके से खेला कि अब तक पुलिस के ही जो लोग थे जो राहुल खट्टा को मुखबिरी करते थे उसके लिए, उन पुलिस वालों तक बात पहुंचाने के लिए इसको ओपन किया गया। एक मीटिंग बुलाई गई बड़े पुलिस अफसरों की। उन्होंने कहा देखो राहुल खट्टा को पकड़ना है और हमें कुछ जाल बिछाना है। इसके बाद सारी बातें बताई गई, लेकिन एक चीज़ जो थी वो पुलिस के सीनियर आला पुलिस अफसरों ने वो रोक के रखी। उन्होंने कहा कि हमें कई ऐसे जगह पे देखने हैं जहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं, कैश है, तो वहाँ पे राहुल खट्टा लूटपाट ना करे। अब जानबूझ के कुछ ऐसे जगहों के पते के नाम बताए गए उस मीटिंग में कि जैसे वो एक अकाउंट्स का दफ्तर है, वहाँ पे CA बैठते हैं और वहाँ पे क्लाइंट बहुत सारे पैसे देते हैं, हर दिन वहाँ पे कम से कम 10, 15, 20, 30 लाख रुपया होता है। अब ये सीनियर अफसरों ने पुलिस वालों को बताया। अब उन्हें पता है कि जो अगर मीटिंग में 20, 30, 40 पुलिस वाले बैठे हुए हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक दो राहुल खट्टा का मुखबिर है और ये बात वहाँ तक जाएगी। और इसीलिए बाकायदा वो पता, वो ठिकाना, वो जगह, कैश के बारे में जानकारी ये जानबूझ के बताई गई। अब इधर इसको बताने के बाद पुलिस ने एक गेम खेला। उन्होंने एक ऑफिस खोला, बाकायदा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, फाइनेंस कंपनी का, और उसमें 4 पुलिस वालों को CA और उनका स्टाफ बनाकर बैठा दिया। बाकायदा उस ऑफिस में अकाउंट्स के सारे पेपर, रजिस्टर, फाइलें रखी गई ताकि किसी को शक ना हो। कंप्यूटर रखे गए। पुलिस वाले एकदम उसी एग्जीक्यूटिव ड्रेस में या जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उस हुलिया में वहाँ दफ्तर जाते, बैठते। महीना 1.5 महीने तक ये ऑफिस चलता रहा
और फिर इस ऑफिस के बारे में रिपोर्ट भी कर दी गई। अब इसी दौरान में हुआ ये कि एक शादी थी और उस शादी के बारे में पता चला कि राहुल खट्टा आने वाला है। पुलिस ने कहा कि चलो कम से कम वहीं घेर लेते हैं, और ये अचानक पता चली शादी है और उससे कुछ घंटे पहले। लेकिन उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक पुलिस वाले को राहुल खट्टा ने मार दिया था, और उस इंसिडेंट के बाद पता चला कि राहुल खट्टा के पास ऑटोमेटिक वेपन है सारे, और उसके साथियों के पास, और पुलिस वालों के पास वैसे अच्छे हथियार नहीं है। तो ये था कि वो खतरनाक हथियार लेके घूमता है। अब इस शादी की इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस की टीम सादे वर्दी में उस शादी के वहाँ तक पहुँच भी गई। वहाँ राहुल खट्टा मिल भी गया। अब वो अपने सीनियर को बता रहे हैं, सीनियर दूर थे कि क्या किया जाए। पुलिस वालों की तादाद कम थी, हथियार तो थे लेकिन वैसे हथियार नहीं थे जो राहुल खट्टा के पास थे। तो इधर से एक ने जानकारी दी कि राहुल खट्टा यहाँ है, पर शादी में भीड़ भी है, लोग भी हैं, और अगर हम गोली चलाते हैं तो उधर से भी चलाएंगे। उन्होंने पूछा कि कितने लोग होंगे, तो उसने कहा बताना मुश्किल है, लेकिन राहुल खट्टा अकेले तो निकलता नहीं है, और उसके पास जानकारी ये थी कि हम हमेशा खतरनाक हथियार होते हैं। सीनियर अफसरों ने शादी में पहुंचे अपने उन पुलिस वालों को उस वक्त कहा कि भलाई इसी में है कि तुम लोग छोड़ दो ये ऑपरेशन और वापस निकल लो, क्योंकि अगर तुमने गोली चलाई तो पलट के उधर से ज़्यादा खतरनाक हथियारों से गोली चलेगी और तुम सब तो मारे ही जाओगे, बहुत सारे मेहमान भी मारे जाएंगे। तो इस आतंक से कि उसके पास खतरनाक हथियार है, एक शादी में जहाँ वो पकड़ा जा सकता था, पुलिस वालों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, वो वापस चलाया। इसी दौरान में जैसा मैंने बताया कि एक पुलिस वाले को मार दिया। 1.5 महीना ये ऑफिस चला। 1.5 महीने के बाद पुलिस को पता चला कि अब और भी अच्छा, उसने कई पुलिस वालों से भी हथियार लूट रखे थे कि उसके पास सेमी ऑटोमेटिक ये सारे हथियार हैं। फिर पुलिस को ये मालूम हुआ कि इस दफ्तर के बारे में भी पता चल चुका है अब राहुल को, लेकिन अब एक डर था कि अगर वो इस दफ्तर पे धावा बोलता है, बेशक पुलिस वाले सादी वर्दी में बैठे हैं वहाँ एक फाइनेंस कंपनी के मुलाजिम के तौर पर, लेकिन अगर इधर से गोली चलती है और वो भी गोली चलाता है तो शायद पुलिस वालों का ज़्यादा नुकसान होगा। ये सोचकर और इस डर से पुलिस वालों ने उस फाइनेंस दफ्तर को, जो एक फर्जी खोला गया था सिर्फ और सिर्फ राहुल खट्टा के लिए, बंद कर दिया करीब 1 से 1.5 महीने बाद। अब इसके बाद पुलिस लग गई अपने मुखबिर के जाल पर किसी तरह। आखिर में राहुल खट्टा के गैंग का एक शख्स टूट गया और पुलिस ने उसे लालच देकर अपने साथ मिलाया और उसको अपना मुखबिर बना लिया। बात 6 जून बल्कि 5 जून 2015 की है। सहारनपुर के एक बड़े बिजनेसमैन व्यापारी से 1 करोड़ रुपए मांगे राहुल खट्टा ने, उसने दिए नहीं थे। 5 जून को फ्राइडे का दिन था, वो 2015। ये सहारनपुर के पास उस जगह पे जाता है जहां वो व्यापारी रहता है और जाकर उसे धमकी देता और एक मोहलत देता है कि इतने वक्त में तुम्हें पैसे देने हैं। उसके वहां जाने, उस व्यापारी के पास और धमकी देने की बात राहुल खट्टा की अपनी ही टीम का एक मेंबर जो पुलिस का मुखबिर बन चुका था, पुलिस को बता देता है। पुलिस की टीम फौरन रवाना होती है। ये वहाँ से धमकी दे के वापस लौट ही रहा था सहारनपुर के पास, तब तक पुलिस की गाड़ी, राहुल खट्टा की गाड़ी आमने सामने आ जाती है। राहुल खट्टा को लग जाता है कि पुलिस अब उसके पीछे है, वो अपनी गाड़ी भगाता है। ये पूरा इनकाउंटर इसलिए भी मशहूर है क्योंकि करीब वो 100 की स्पीड में गाड़ी भागा रहा है और पुलिस वाले भी भगा रहे हैं। अब तक सरधना के हर गली और मोहल्ले से वाकिफ था, लेकिन अब वो इधर सहारनपुर की तरफ शिफ्ट हो गया था कुछ दिनों से। यहाँ के पूरे लोकेशन से वो वाकिफ नहीं था राहुल। पुलिस पीछा करती है भागते भागते, फिर इसको लगता है कि खुले में दौड़ाना गाड़ी खतरनाक है, गोलियां चल सकती हैं। आबादी में अगर गाड़ी को घुसा देते हैं तो पुलिस फायरिंग नहीं करेगी। ये सोचकर राहुल खट्टा सहारनपुर के एक गांव में अपनी गाड़ी को घुसा देता है। पुलिस भी पीछे पीछे। कई गाँव में बच्चे गलियों में खेल रहे थे, बड़ी उनकी ऊपर वाले के करम से जान बच गई जो गाड़ी की रफ्तार थी। अब इस गाँव में भी पुलिस पीछे और राहुल खट्टा की गाड़ी आगे आगे भाग रही है और एकदम इनकाउंटर का पूरा सीन तैयार है, लेकिन पुलिस को मौका नहीं मिल रहा गाड़ी की रफ्तार, और वो अंधाधुंध भगा रहा है। इस गांव से निकलकर फिर वो एक सड़क पर पहुंचता है। सड़क पर पहुंचने के बाद फिर पुलिस पीछे है। तब तक पुलिस वायरलेस पे मैसेज भी दे देती है बाकी आगे की पुलिस को कि ये राहुल खट्टा है और इसको घेरा जाए। सामने से भी अब तब तक पुलिस की दूसरी टीम पहुंच जाती है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम, क्योंकि 2.5 लाख का इनामी था। अब राहुल देखता है कि सामने से भी पुलिस की गाड़ी आ रही, पीछे से भी है। वो एक दूसरे गाँव में गाड़ी घुसे देता। जब वो दूसरे गाँव में गाड़ी घुसाता है तो उस गाँव में घुसते ही एक जगह पर, चूँकि उसे रास्ता पर मालूम नहीं था, एक गली जहाँ पे लगभग खत्म होने वाली थी, गाड़ी टकरा जाती है। अब वो गाड़ी को पीछे भी नहीं कर सकता था, पीछे पुलिस थी। गाड़ी से उतरता है, 2 दोस्त और थे, ये लोग भागते हैं। अब गांव से निकलकर खेत की तरफ भागते हैं। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 पौने 2 बजे के आसपास गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। करीब 15-20 मिनट तक गोलियां चलती हैं। थोड़ी देर के बाद गोलियां चलने की आवाज़ बंद होती है। खेत में राहुल खट्टा की लाश पड़ी थी।
उसका एक साथी भी उसके साथ मारा गया, जो दूसरा साथी था वो बच गया। और इस तरीके से राहुल खट्टा के आतंक का खात्मा होता है। हालांकि बाद में ये भी कहा जाता है कि राहुल खट्टा को पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद खेत में ले गई और खेत में ले जाने के बाद उसे गोली मारी। और जो मुखबिरी की थी वो उस वक्त उसके साथ था, जो इकलौता जिंदा बचा था वो वही था। ये कई लोगों के इल्ज़ाम है, गांव के चश्मदीदों को भी इल्ज़ाम है, लेकिन 2.5 लाख का एक इनामी बदमाश इस तरीके से अपने अंजाम को पहुंचा और इस तरीके से राहुल खट्टा की ज़िंदगी का खात्मा हुआ। बार बार आखिर में जब भी किसी हम गैंगस्टर या इस तरह की कहानी सुनाते हैं तो अंत कभी अच्छा नहीं होता। इसका क्लाइमेक्स किसी भी कहानी का बुरा ही होता है, या तो मौत के साथ ख़त्म होती है, या उम्र कैद के साथ, या फांसी के साथ, या फिर जेल की दीवारों के साथ। तो इससे यही नसीहत मिलती है कि बेशक लाख मुश्किलें हों, परेशानियां हों, बहुत सारी और चीज़ें हों, लेकिन शराफत का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम इसमें सुकून है और बाकी सारी वो चीज़ें हैं जो जुर्म की दुनिया में नहीं है।